इन टॉपिक्स देखने हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कैनोनिकल टैग क्या होता है, ठीक है। और इससे पहले ज़रा ये समझ लेते हैं कि वेबसाइट के अंदर डुप्लीकेट कंटेंट का कॉन्सेप्ट क्या है और क्या उसको किस तरह होना चाहिए और हम उसे किस तरह चेक करेंगे। और जो डुप्लीकेट कंटेंट है, डुप्लीकेट कंटेंट विद रेफरेंस टू अदर साइट्स एंड डुप्लीकेट कंटेंट विद रेफरेंस टू और अपनी साइट, यानी हमारी अपनी ही पेज के होम पेज पे कुछ पड़ा हुआ है और हम उसको ले रहे हैं, तो क्या वो उसको डुप्लीकेट समझता है, उसे कैसे डील करता है। और जो दूसरों की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है वो तो है ही डुप्लीकेट, उसे तो हमने यूज़ करना ही नहीं है। और आपकी पूरी वेबसाइट के अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपकी ऑप्टिमाइजेशन का, जिसके ऊपर स्टैंड करना है आपकी ऑप्टिमाइजेशन है, वो आपका यूनिक कंटेंट है। सो अगर आप कहीं से डुप्लीकेट कंटेंट लें और अगर हम ये सपोज करके लें कि भाई हमने इस तरह किया कि एक सेंटेंस एक वेबसाइट से लिया, एक सेंटेंस दूसरी से लिया, तो शायद ये डुप्लीकेट नहीं है, तो ये भी पार्टली डुप्लीकेट हो रहा है, तो इस पर भी डुप्लीकेट की स्ट्राइक की आएगी हमारे पास। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि अपने कंटेंट को आइडिया लेने के लिए ले लें और उसको रीफ्रेज कर दें। तो जब आप उसको रीफ्रेज कर दोगे तो फिर वो डुप्लीकेट नहीं रहेगा। रीफ्रेज मतलब क्या है, नए वर्ड्स के साथ उसी चीज़ को लिख दें, अल्फाज चेंज कर दें अपने से, तो वो डुप्लीकेट कंटेंट नहीं रहेगा। और अगर हम डुप्लीकेट कंटेंट की बात करें तो कितना कंटेंट होना चाहिए किसी एक वेबसाइट में, एवरेज 500 वर्ड्स मिनिमम, लेकिन 500 से लेकर 1500 तक जो होते हैं ना वो आइडियल होते हैं। सो अब आपको देखना है कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट क्या है, कि उसके हिसाब से हम उसके अंदर कंटेंट को ऐड करेंगे। लेकिन अगर हम 500 से भी कम पर चले जाएँ, 200 वर्ड्स के ऊपर हों, तो ये कोई आइडियल कंटेंट नहीं है आपकी वेबसाइट के लिए, ठीक है। वो आपको कहेगा कि अपने कंटेंट को इम्प्रूव करें और उसमें बहुत सारे पैराग्राफ्स की सूरत में हमें लिखना है, बजाय इसके कि हम 2-3 पैराग्राफ बनाएं और लंबे लंबे पैराग्राफ बनाएं। यानी हमने फिर कंटेंट को भी ऐसे लिखना है कि मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन की तरह, साथ पिक्चर्स का साथ लेकर। और पिक्चर्स का साथ लेने का मतलब ये नहीं कि पिक्चर्स काफ़ी बड़ी बड़ी नज़र आ रही हों, बिल्कुल उसी तरह जैसे बुक्स में आप देखते हो, जिस तरह बुक्स कंपोज हुई होती हैं तो पैराग्राफ भी बने होते हैं, साथ तस्वीरें भी बनी होती हैं। अब इन तस्वीरों ने ही तो बार बार लोगों के कंप्यूटर्स पे लोड होना है। सो अगर ये हैवी पिक्स होंगी तो ये लोड होने में टाइम लेंगी, लेकिन पिक्स का होना ज़रूरी है। मगर पिक्स कोई बड़ी बनाना कोई शर्त नहीं है, बल्कि आप छोटी पिक्स बनाएं, ऑप्टिमाइज़ करके पिक्स बनाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा, अब ये तो हमें पता लग गया कि ये क्या चीज़ है। डुप्लीकेशन करनी नहीं करनी हमने बिल्कुल। उसके बाद हमारा जो कीवर्ड है, कीवर्ड हमारा कितना होना चाहिए, कीवर्ड ही हम पढ़ने लगे हुए थे पिछले 1-2 लेसन्स में। सो कीवर्ड को आपने कितनी दफ़ा रिपीट करना है अपने कंटेंट के अंदर। आपने अपने कीवर्ड को तकरीबन आप समझ लो कि 2.5% से 3% जितना भी कंटेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि ये मार्जिन आपके लिए बढ़ता जाए तो आप कंटेंट बड़ा करते जाएं, क्योंकि जब आप कंटेंट बड़ा करते जाएंगे तो ये मार्जिन खुद ही इंक्रीज होता जाएगा आपके लिए। अब अगर मैं ये कहता हूँ जी मैंने 15% यूज़ कर लिया, 20% यूज़ कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि मैं ब्लैक हैट की तरफ अपनी वेबसाइट को लेकर जा रहा हूँ और वेबसाइट को गूगल का क्राउलर जो है वो रिकमेंड भी नहीं करेगा, छोड़ देगा, इग्नोर कर देगा, मेरी वेबसाइट को क्राउल करना ही छोड़ देगा, ठीक है। ये तो हमें पता लग गया कि कीवर्ड की ओपेसिटी क्या होनी चाहिए, यानी कि 2.5% से 3% होनी चाहिए। अब ये कैनोनिकल टैग क्या कह रहा है। कैनोनिकल टैग बेसिकली दूसरों के कंटेंट के लिए बात नहीं कर रहा, बल्कि आपको आपकी अपनी ही वेबसाइट के कंटेंट के लिए बात कर रहा है। अब क्राउलर का और इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट तो सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि क्राउलर का क्या कॉन्सेप्ट है और इंडेक्सिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। क्राउलर का क्या कॉन्सेप्ट है कि हम ये कह रहे हैं कि ये हमारी वेबसाइट है, हम इस वेबसाइट को क्राउलर को सबमिट करने लगे हुए हैं, क्राउलर हमारी वेबसाइट को आके क्राउल करे और क्राउल करने के बाद उसको इंडेक्सेबल बनाता है। जब आपकी वेबसाइट इंडेक्सिंग में आना शुरू हो जाती है, इसका मतलब होता है कि वो अब रैंक करना स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सो अगर आपकी वेबसाइट को वो क्राउल ही नहीं करेगा, यानी वो आपकी वेबसाइट को पढ़ने के लिए आता है जब आप ही की तरह का कंटेंट को रीड करता है, लेकिन जब आपकी वेबसाइट को देखता है, एनालिसिस करता है, तो वो इस काबिल नहीं है, वो उसके स्टैंडर्ड्स पे पूरी नहीं उतर रही, वो फैक्टर्स को फुलफिल नहीं कर रही जो गूगल ने हमें दिए हुए हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपकी वेबसाइट को इग्नोर कर देगा, यानी उसे क्राउल ही नहीं करेगा। अब अगर आपकी वेबसाइट क्राउल भी नहीं हो रही तो इंडेक्स तो हो ही नहीं सकती है। इंडेक्सिंग कैसे होगी जब तक क्राउलिंग नहीं होगी। मिसाल के तौर पर मैं अपनी क्लास के बच्चों का एनालिसिस करना चाहता हूँ, तो एनालिसिस करने के लिए मुझे पहले कोई वर्किंग करनी है ना। 10 दिन रोजाना मैं देखूंगा बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई रिपोर्ट बनाऊंगा। लेकिन अगर मैं एनालिसिस नहीं करूँ और सीधी सीधी रिपोर्ट तो नहीं बनाई जा सकती। एनालिसिस करना 10 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 1 घंटा, ये तो बहुत ज़रूरी है। सो अगर आपकी वेबसाइट क्राउल नहीं हो रही तो इंडेक्स ही नहीं होनी, अगर इंडेक्स नहीं हो रही तो रैंक नहीं होनी। इसका मतलब क्या हुआ कि अब वेबसाइट कैसे आ रही है, अब वेबसाइट सिर्फ नाम से आ रही है। कोई भी बंदा वेबसाइट का नाम लिखता है, वेबसाइट के नाम से आ रही है, लेकिन वेबसाइट अपने कीवर्ड्स के साथ बिल्कुल रैंक नहीं कर रही। सो हमें इन चीज़ों का पहले तो ध्यान रखना है।
अच्छा, अब बात आ गई कैनोनिकल की। अब हम ये कहते हैं कि हमारी ही वेबसाइट है और हमारी वेबसाइट के अंदर डुप्लीकेट कंटेंट है, मगर वो वाला जो डुप्लीकेट कंटेंट है वो अपना है। मतलब मेरा जो होम पेज है उसके ऊपर मैंने कोई एक दो सेंटेंसेस या एक ऐसा पैराग्राफ लिखा हुआ था जिसको मैं अबाउट अस में भी लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि मेरा ऐसा कंटेंट है जो कि होम पेज पे लिखा हुआ है और उसको ही हम अबाउट अस में भी लिख देते हैं। अब अगर हम उसी कंटेंट को अबाउट अस में भी लिखेंगे तो डुप्लीकेट तो हो रहा है। अब क्राउलर ने हमारी वेबसाइट पर आना है और उसने होम पेज को भी क्राउल कर रहा है, अबाउट अस को भी क्राउल कर रहा है। जब उसे एक तरह का कंटेंट नजर आएगा दोनों पेजों पर, बेशक पार्टली, बेशक एक सेंटेंस, तो वो कंफ्यूज होगा कि इन दोनों में से ओरिजिनल वाला कौन सा है और मुझे इस कंटेंट की बेस पर किस पेज को क्राउल करना है और इंडेक्स करना है। सो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम क्राउलर को इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई ये दो पेजेस हैं, इन दो पेजेस में से एक पेज मास्टर पेज है और एक पेज डुप्लीकेट पेज है। यानी एक पेज मास्टर है और एक डुप्लीकेट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मैं क्यों बता रहा हूँ एक डुप्लीकेट है उसको, कि भाई जब आप इस कंटेंट के अगेंस्ट स्क्रॉलिंग करो तो मास्टर को करो। ये इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें हेड में जाकर कैनोनिकल लगाना पड़ेगा। समझ आ गई बात की? ये बताने के लिए हम कैनोनिकल को ऐड करते हैं, ठीक है। अब ये कैनोनिकल किस तरह ऐड होता है जी? कि कैनोनिकल को ऐड करने का ये तरीका है, टैग है, ये टैग की सूरत में आ रहा है। सो हम लिखेंगे लिंक, उसके आगे मैंने लिखा है रिलेशन, REL स्टैंड्स फॉर रिलेशन, इक्वल्स टू कैनोनिकल। यानी अब हम क्या कह रहे हैं कि हम एक लिंक दे रहे हैं। बेसिकली हम बना क्या रहे हैं, लिंक बना रहे हैं एक दूसरे URL के साथ और उसको कह रहे हैं कि इस लिंक की टाइप क्या है, इसका रिलेशनशिप क्या होगा, कि ये कैनोनिकल होगा। कैनोनिकल का मतलब ये है कि अब हम ये कह रहे हैं कि ये अब जहां पर हम बैठे हुए हैं, जिस जगह पर ये टैग लग रहा है वो डुप्लीकेट है और जो मैं लिंक बता रहा हूं वो ओरिजिनल है या वो उसकी मास्टर है। तो अब जब क्राउलर इस पेज पर आएगा और हेड में आकर ये टैग देखेगा तो फिर वो क्या करेगा, इस पेज को क्राउल करने की बजाय होम पेज को क्राउल करेगा, यानी उस पेज को क्राउल करेगा जो हमें लिंक में नजर आ रहा है। नजर आ रहा है हमें लिंक पे https://moz.com, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरी अपनी वेबसाइट होगी ना। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ peaksolutions.com और उसकी फाइल जो है वो index.html है जिसे मैं क्राउल करवाने लगा हूँ, तो index.html को मैं क्राउल करवाऊंगा फिर इसकी जगह पर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब क्राउलर जब आ रहा है अबाउट अस पे आता है, अबाउट अस पे आकर देखता है कि एक सेंटेंस या दो सेंटेंस ऐसे पड़े हुए हैं जो आपके होम पेज पे भी हैं। अब वो होम पेज को क्राउल करके देखता है, कहता है भाई ये तो यहाँ पर भी पड़े हुए हैं। अब उसको नहीं समझ आ रहा कि इनमें से ओरिजिनल कौन सा है। सो हमने ये बताने के लिए होम पेज पे तो हमने नहीं कहा कि दूसरे पर चले जाओ, लेकिन हमने अबाउट अस में जाकर कह दिया कि भाई इस पेज की बजाय होम पेज पर आपने जाना है। यानी उसे हमने गाइड कर दिया कि इनमें से ओरिजिनल वाला कौन सा है, अब उसी को इंडेक्सिंग में वो लेकर आएगा। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो क्राउलर आया भी करेगा लेकिन कंफ्यूज रहेगा और किसी तरह की भी रैंकिंग करने में हमें बहुत नुकसान होगा। सो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है आपकी SEO का कि हमें कैनोनिकल टैग अपने हेड पोर्शन में ऐड करना है और आप एक पेज के ऊपर सिर्फ एक कैनोनिकल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पेज के ऊपर अगर कंटेंट भी कहीं से ला रहे हैं तो वो किसी एक पेज से ही ला रहे हैं। मल्टीपल पेजेस से कंटेंट लाकर हम अगर ये सोचें कि भाई दो पेजों से कंटेंट लिया है तो दो कैनोनिकल लगा लेते हैं, नो, आप एक पेज के ऊपर सिर्फ एक ही कैनोनिकल लगाएंगे। और आप कभी भी इंडेक्स पेज को प्राइमरी पेज नहीं बनाएंगे, आप इंडेक्स पेज को हमेशा हर सूरत में यही कहेंगे कि यही आपका मास्टर पेज है। सो अब मैं ये कह रहा हूं कि अबाउट अस पे डुप्लीकेशन है तो मैं अबाउट अस पे हेड पे जाकर क्या लिख दूंगा, लिंक रिलेशन कैनोनिकल href और आगे जो पूरा एड्रेस है मेरे होम पेज का, मैं अपने पूरे होम पेज का एड्रेस लिख दूंगा। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये इस तरह बनेगी जी, बोलेंगे क्या हुआ, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल। यानी कि अब हमने क्या कह दिया, जैसे ही मैंने लिखा ना लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल, तो इसका मतलब यह है कि मैं अब इस पेज के मुतालिक बता रहा हूं कि ये कॉपी है, ओरिजिनल कोई और है। अब ओरिजिनल कौन सा है, आगे क्या लिखेंगे जी हम, href इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से एक पेज खोलता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूं।
मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ लाकर पेस्ट कर देता हूँ। ये 2 लाइनों में कर देता हूँ कि आपको इजीली ज़रा पढ़ने में आसानी हो जाए। समझ आ गई बात की? अब हमने क्या कहा कि लिंक रिलेशन कैनोनिकल। अब इस वक्त क्या है, हम स्टार्स एंटी टेस्ट, अब ये बात कैनोनिकल बात हो रही है विद इन वेबसाइट। अब ये कंटेंट दूसरे का कंटेंट तो हम कह रहे हैं ले ही नहीं सकते। और अगर हम ये आप यूं समझ रहे हैं ना, हम क्रेडिट दे रहे हैं ना अपने ही होम पेज को कि भाई ये जो यहाँ लिखा हुआ है वो बेसिकली इस पे नहीं हो, मेरे ही होम पेज पर चले जाओ। अब अगर हम ये कहेंगे भाई कैनोनिकल हम दूसरों की वेबसाइट से कंटेंट ले रहे हैं तो उसको क्रेडिट दे देते हैं। जब हम उसको क्रेडिट देंगे तो क्रॉलर को तो हमने भेज दिया ना दूसरी जगह पर, तो हमारी वेबसाइट तो कभी भी वो रैंक ही नहीं करेगी। ये जो हम कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, ये आपस में लगे हुए हैं। और हमें अपनी वेबसाइट का कौन सा पेज है जिसे रैंक करवाना है, होम पेज है। इसलिए कि होम पेज के ऊपर आपका मेन कंटेंट पड़ा हुआ है, होम पेज के ऊपर आपके सारे लिंक्स पड़े हुए हैं। यानी होम पेज से आप घुमा रहे हैं उसको कि भाई अब मेरे कॉन्टैक्ट अस पर चले जाना है तो इधर से चले जाओ, मेरे अबाउट अस पर जाना है तो इधर से चले जाओ, मेरी गैलरी में जाना है, उस पर लिंक्स लगाए हुए हैं हमने, इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स भी बहुत बड़ा क्राइटेरिया है रैंकिंग करने के लिए। हमें इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंकिंग यूज करनी है। इंटरनल लिंकिंग का क्या मतलब है कि लिंक्स हमारे ही पेज हो रहे हैं, और एक्सटर्नल लिंकिंग का मतलब क्या है कि अदर साइट्स। अब अदर साइट्स में हम किसी दूसरी साइट को भी कर सकते हैं जो कि हमारी ही किसी बिजनेस की उससे रिलेटेड साइट है, और इसके साथ साथ हम अपने सोशल मीडिया को भी कर सकते हैं अपने होम पेज के ऊपर। मतलब मेरा फेसबुक का पेज है, मेरा ट्विटर का पेज है, मेरा यूट्यूब चैनल है, सो ये अदर लिंक्स में आएगा ना। जब हम इनके लिंक्स दे रहे होंगे, आप देखते हैं ना वेबसाइट पे सोशल मीडिया के लिंक्स बने होते हैं, तो जब हम दूसरों के साथ इसको लिंक कर रहे होते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम ये एक्सटर्नल लिंक्स लगा रहे हैं उसके ऊपर। और ये एक्सटर्नल लिंक्स लगाना भी एसईओ का क्राइटेरिया है। मैं पैरेलल आपको साथ साथ क्राइटेरिया भी बता रहा था। और हम यहाँ पढ़ क्या रहे हैं, हम ऑन साइट एसईओ पढ़ रहे हैं। ये आपको ज़हन में आना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है? ये नहीं है कि हम 2 महीने पढ़ें और उसके बाद पता लगे कि सर ऑन साइट एसईओ में और ऑफ साइट एसईओ में फ़र्क क्या होता है। सबसे पहला तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि ऑन साइट एसईओ क्या है। जैसे हम कहते हैं भाई ऑन साइट लर्निंग क्या है, ऑन कैंपस लर्निंग क्या है कि भाई कैंपस में आके पढ़ना है, ये है ऑन कैंपस लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग क्या है, घर में बैठ के पढ़ना है। तो इसका मतलब ऑन कैंपस में आप इधर फिजिकली यहाँ पर मौजूद हो। इसी तरह ऑन साइट एसईओ क्या है कि आपने फिजिकली अपनी वेबसाइट को एक्सेस करके उसमें जो मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं वो आपकी ऑन साइट एसईओ, यानी साइट के ऊपर चेंजेस हो रही हैं। अब ये अगर मैं ये कहूँ कि कैनोनिकल लगाना है और आपके पास आपकी वेबसाइट का एक्सेस नहीं है, सो कैसे लगेगा? कैनोनिकल तो लगी आपके हेड में रहा है, ये तो नहीं लग सकता। सो ये ऑन साइट एसईओ। मैं कहता हूँ इमेज की ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो ऑल्ट का एट्रीब्यूट लगाइए। तो आपके पास अगर वेबसाइट का एक्सेस नहीं है, आप ऑल्ट एट्रीब्यूट कैसे लगाएंगे? मैं कहता हूँ भाई टाइटल के अंदर कीवर्ड एडजस्ट करो, चेक करो, डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड एडजस्ट करो। जैसे कल हमने पढ़ा टू द वेब से जाकर कि भाई कितने ग्राफिक्स होने चाहिए उसके। अब हमें पता लगा ये तो गलत ग्राफिक्स आ रहे हैं, ठीक नहीं आ रहे हैं, मुझे तो टाइटल मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो अगर एक्सेस नहीं होगा तो टाइटल मॉडिफाई नहीं होगा, अगर डिस्क्रिप्शन का एक्सेस नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन मॉडिफाई नहीं होगी। अगर आपने लिंक्स लगाने हैं, इंटरनल लिंक्स लगानी है, एक्सटर्नल लिंक्स लगानी है, एक्सेस नहीं है तो नहीं लगा सकते। अगर आपने हेडिंग स्टाइल इंप्लीमेंट करनी है नहीं कर सकते। अगर पैराग्राफ का जो हायरार्की है वैसे नहीं है जैसे मैंने अभी आपको बताया है, आपका कंटेंट कम लिखा हुआ है। अब इस सारे का मतलब ये कभी नहीं हमने लेना कि हमने वेबसाइट का नक्शा ही तब्दील कर देना है। एसईओ का बंदा बिल्कुल वेबसाइट का नक्शा चेंज नहीं करता। एसईओ के बंदे ने जो वेबसाइट का कंटेंट होता है उसी के मुताबिक काम करना होता है। बेटा अब मोबाइल को यूज कर बंद कर देना, क्लास में ठीक, मैं डिस्टर्ब होता हूँ इसे पढ़ाते हुए ना। समझ आइए मेरी बात की। यानी ये मैंने आपको एक बार फिर इन शॉर्ट सारी ऑन साइट एसईओ बताई है कि ये जो हम ऑन साइट एसईओ कर रहे हैं ये कर रहे हैं हम ऑन साइट एसईओ में। और ऑन साइट एसईओ का क्या मतलब है कि वेबसाइट के ऊपर जाकर चेंजेस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी से कहें कि भाई हमें आपकी वेबसाइट पे कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है तो उसे डराना नहीं है कि भाई वो समझे शायद मेरी वेबसाइट ही चेंज कर देगा ये बंदा, कि मैंने जो अपना स्टाइल बनाया हुआ वेबसाइट, हमने कोई स्टाइल चेंज नहीं करना। हमने ये करना है कि उसके इमेजेस बड़े हैं तो हम उनको रिड्यूस कर देंगे। हमसे ये नहीं कहेंगे कि इमेज चेंज करो। इमेज चेंज करने का हम उसे एज ए मार्केटिंग तो एडवाइस दे सकते हैं, एसईओ की एडवाइस नहीं देंगे उसको। हम ये देखेंगे कि भाई इमेज लगा हुआ है उस पर आर्ट एट्रीब्यूट सेट नहीं हुआ हुआ, तो हम उसे कहेंगे इसका आर्ट एट्रीब्यूट सेट कर दो। अब आर्ट एट्रीब्यूट सेट करने का क्या मतलब है? मतलब आर्ट एट्रीब्यूट सेट करने से कोई फिजिकल चेंज तो नहीं आने वाली वेबसाइट पे, वो तो क्रॉलर के लिए है, वो तो आर्ट एट्रीब्यूट किसी को दिख भी नहीं रहा। हम कहते हैं भाई हाइपर लिंक्स नहीं बनाए हुए आपने अपनी वेबसाइट पे, हाइपर लिंक्स ऐड करें। हम कहते हैं आपने 3 पैराग्राफ में पूरा पेज समेट दिया है, ऐसा ना करें, आप 3 की बजाय इनको 6 पैराग्राफ्स कर लें। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं।
जब 3 से वो 6 पर आएगा तो क्या हुआ, हेडिंग्स की ऑप्शन उसके पास बढ़ जाएगी। जब उसके पास हेडिंग की ऑप्शन पड़ेगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि उधर जाकर वो अपने कीवर्ड्स लगा लेगा। जब पैराग्राफ्स बढ़ेंगे, पैराग्राफ्स के अंदर जाके अपने कीवर्ड्स को लगाएगा। और मैंने प्रीवियस लेसन में भी बताया था कि जब पैराग्राफ के अंदर कीवर्ड्स लगे होंगे तो वहां जो कीवर्ड्स लगे होंगे उनको भी आपने बोल्ड करना है। जैसे हेडिंग बोल्ड नजर आती है हमें, इसी तरह उन्हें भी बोल्ड करना है। मगर आपने कभी भी पैराग्राफ के अंदर जाकर हेडिंग नहीं लगानी। बेशक छोटी वाली हेडिंग लगा ले, हम सोचते हैं कि यार चले यूँ करते हैं भाई एज 6 लगा लेते हैं, सबसे छोटी है, वो पैराग्राफ के साइज से मुताबिकत रखती है। नो, वो भी नहीं लगानी, इसलिए कि वो स्ट्रक्चरल चेंज हो गया। फिर आप कहना ये चाह रहे हैं कि इस पैराग्राफ में हेडिंग है, जबकि पैराग्राफ में तो हेडिंग नहीं हो सकती हैं। पैराग्राफ को आप आइडेंटिफाई करते हैं सिर्फ हेडिंग्स के साथ, ठीक है। और ये सारी जो मैंने अभी मुख्तसर छोटी सी, मेरा ख्याल है 1 मिनट में बोल रहा हूँ, ये सारा ऑन साइट मैंने आपको बताया, ये ऑन साइट है। जब ऑफ साइट की बात करेंगे हम तो हम कहेंगे भाई खत्म हो गया, अब हमें ऑन साइट का एक्सेस नहीं चाहिए, अब मुझे वेबसाइट का एक्सेस नहीं चाहिए। अब मैंने क्या करना है, दूसरों की साइट पे जाके काम करना है, यानी कि लिंक्स पोस्ट करनी है दूसरों की जगह पे जाकर। ये ऑफ साइट ऐसी होती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया जी। अब आपने देख ली यहां आकर मैंने फाइल का नाम दिया, इसका मतलब क्या होगा, जब भी क्राउलर, बेसिकली ये पेज कौन से वाला है, aboutus.html का पेज है ये, सपोज कर रहा हूं मैं, ठीक है, आपको मिसाल दे रहा हूं कि ये वाला पेज है जिसके अंदर मैंने कोडिंग की हुई है। उसके अंदर आकर मैं उसे कह रहा हूं कि भाई इसमें कैनोनिकल है, और कहां पर जा रहा है ये कैनोनिकल, index.html में जा रहा है, यानी इसने कहां पे जाना है, index.html पे जाना है। अब क्राउलर इधर आया, अब जैसे ही वो हेड से गुजरा, क्राउलर आपका हेड पड़ेगा, सबसे पहले वो हेड पड़ता है। आप देखें ना, आपकी वेबसाइट रैंक होती है, वेबसाइट का यूआरएल आता है, वेबसाइट का टाइटल आता है, वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन आती है, और एक इमेज को पिक करता है बॉडी में से, बस, और तो कुछ नहीं करता वो हमें सामने ले आता है, क्लिक करता है तो यूजर उसको देखता है फिर आगे जाकर। सो आपकी वेबसाइट ने जो क्राउल होना है, इंडेक्स होना है, बेसिकली वो हेड की बेस पर होना है, हेड में जो आप इंफॉर्मेशन दे। सो ये कहां पर हम लिखेंगे, अबाउट अस वेबसाइट के हेड पोर्शन में। अब अगर हम ये सपोज करेंगे भाई अबाउट अस के अंदर 5 जगह से डुप्लीकेट हुआ है, एक सपोज कर रहे हैं कि कॉन्टैक्ट अस से भी कोई लाइन ली हुई है, गैलरी से भी कोई लाइन ली हुई है, तो हम यूं करते हैं एक कैनोनिकल और लगा लें, ये गलत है। आपको अलाउ है सिर्फ एक फाइल के अंदर एक कैनोनिकल का टैग यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। क्राउलर को कंफ्यूज नहीं करना ना, इस तरह तो हम क्राउलर को भी कंफ्यूज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इसका अपना तो कुछ भी नहीं है, फिर ये सारी चीजें इसने कॉपी करके लिखी हुई है, बल्कि इसने डुप्लीकेट ही कर दिया अपना पेज। सो आपको सिर्फ एक कैनोनिकल अलाउ है। अगर हम एक से ज्यादा लिखेंगे तो इसका मतलब है ये भी हम उसके फैक्टर्स के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, ठीक है। और हम आमतौर पर जो हमें माइंडसेट बना के रखना है, वो क्या बना के रखना है कि भाई हमने जहां कैनोनिकल लगाया वो होम पेज नहीं होगा, यानी होम पेज का एड्रेस होना चाहिए। कोई भी घूमकर होम पेज पर आ रहा हो जिसमें हम ये कह रहे हो कि जो हमारा होम पेज है ये मास्टर है, हर सूरत में हमने अपने होम पेज को ही मास्टर कहलवाना है, ठीक है। ये तो हो गया कैनोनिकल वाला पार्ट, समझ में आ गया सबको। और अगर आप वेबसाइट्स को देखें, जो अच्छी वेबसाइट्स रैंक हो रही होंगी उनका जब आप सोर्स पढ़ोगे तो उसके अंदर आप देखोगे कैनोनिकल आपको नजर आएगा। आ जाते हैं आगे, दूसरी स्लाइड पे आते हैं। अभी मैं आपको स्लाइड भी कॉपी करके देता हूं, ठीक है, ग्रुप में देता हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं। अजी अगली स्लाइड है हमारे पास, ये कैनोनिकल हो गया, नहीं बल्कि इसको नीचे जाकर देखें और क्या मैंने इस पे लिखा हुआ है वो भी समझ लें। ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, इसको लिखने का क्या तरीका है, HTTPS के साथ पूरा URL लिखना है आपने। अच्छा, और नीचे आए, यूज वन कैनोनिकल पर टैग पर पेज, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम आ जाते हैं जरा वर्डप्रेस में कि वर्डप्रेस में ये काम कैसे होगा। सबसे पहली बात ध्यान में रखेंगे, ऑन साइट SEO कर रहे हैं हम, HTML की कर रहे हैं तो कोडिंग से कर रहे हैं, सिंपल। और अगर वर्डप्रेस की कर रहे हैं तो प्लगइन से कर रहे हैं। यानी अगर मैं वर्डप्रेस मेरे पास है, मेरे क्लाइंट ने मुझे कहा मेरी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है, तो फिर मैं उससे एक्सेस लूंगा उसकी वर्डप्रेस वेबसाइट का, और cPanel का भी लूंगा। बेसिकली आपको क्या एक्सेस चाहिए, चलिए बात भी बीच में आ गई है कि आप एज ए SEO मैनेजर काम कर रहे हैं किसी के लिए, तो आपको उससे लेना क्या है कि भाई मुझे क्या चीज प्रोवाइड कर दो। आपको 2 चीजें चाहिए होंगी। अगर तो वेबसाइट HTML है तो आप cPanel ले लो, cPanel में ही सब कुछ पड़ा हुआ उसका, आपने होस्टिंग से कुछ नहीं लेना देना। अगर होस्टिंग का कोई इशू आपको लगता भी है तो आप उसे कहेंगे जनाब अपने वेब डेवलपर से कह के इसको हल करवा दो, लेकिन आपने होस्टिंग का कुछ नहीं करना। अब अगर आपके पास वेबसाइट वर्डप्रेस की है तो अब आप उसे कहोगे कि मुझे वर्डप्रेस का एडमिन का पासवर्ड देगा। वर्डप्रेस एडमिन के पासवर्ड का क्या मतलब होगा कि जब आपको वो देगा वर्डप्रेस एडमिन, तो हम इस तरह की स्क्रीन के अंदर कलरफुल स्क्रीन में आ जाएंगे।
यहाँ से हम मैनेज करेंगे। अब आकर यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई इसके एसईओ के लिए क्या है, वेबसाइट कैसी है, क्या एसईओ के लिए कोई प्लगइन इंस्टॉल हुआ है। एसईओ के लिए जो हमारे मोस्ट पॉपुलर 2 प्लगइन है, एक योस्ट है, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर प्लगइन जो है उनमें से एक प्लगइन योस्ट है। एक आखिर में जब मैं लेसन खत्म करूंगा ना, ऑन साइट एसईओ का टॉपिक खत्म करूंगा 1-2 लेसन के बाद, तो मैं एक लेक्चर में आपको वर्डप्रेस में एसईओ भी करनी सिखाऊंगा, इंटरफेस खोल के किसी की वेबसाइट खोल के दिखाऊंगा कि आप उसमें कैसे काम करते हो। सो इसके लिए एक प्लगइन है योस्ट और एक प्लगइन है मैथ रैंक, जो बहुत पॉपुलर है, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। सो ये पेड प्लगइन्स भी होते हैं और पार्टली फ्री भी होते हैं, यानी इसका कुछ हिस्सा हम फ्री भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप 100% यूज़ कर रहे हो तो फिर प्रीमियम हमें बाय करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर लोग फ्री पे ही इस पर काम कर रहे होते हैं। तो एसईओ के जो फीचर्स हमने लेने हैं वो इन प्लगइन्स के थ्रू लेने हैं। ठीक हो गया? अच्छा, आप कह रहे जी यहां पे कैसे करेंगे हम, देखिए लेफ्ट साइड पे आ गए हम, ये क्या लिखा है, वाई का निशान बना हुआ है ना, अंदाजा हो रहा है कि ये कौन से वाला होगा, ये योस्ट होगा, वाई का सिंबल बना हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा प्लगइन है, ये योस्ट का प्लगइन है। और एसईओ लिखा हुआ है उसके आगे, जो एसईओ का प्लगइन है आपने इस पर आना है, इसका मतलब क्या होगा कि ये इंस्टॉल होना चाहिए। अगर इंस्टॉल नहीं है तो हम इसे इंस्टॉल करेंगे, पहले प्लगइन्स में जाएंगे तो उसमें ये इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल्ड होगा, आप ये भी कह सकते हैं जब कोई प्रोजेक्ट आपके पास आ रहा हो तो आप उसे कहेंगे ये आप, क्योंकि आप बेसिकली चेंजेस कहाँ कर रहे हैं, उसकी वेबसाइट पे कर रहे हैं ना, तो वो कॉन्शियस भी हो सकता है कि मेरी वेबसाइट को कुछ हो ना जाए, तो आप उसे खुद ही बता देंगे भाई मुझे ये प्लगइन्स चाहिए, ये आप इंस्टॉल करवा दें अपने डेवलपर से, ताकि आपको ये इंस्टॉलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी और जब इंस्टॉल हुआ होगा आपको सिर्फ उस पर काम करना है। उसके बाद आप कहाँ आएंगे जी, इस प्लगइन को सिलेक्ट करके एडवांस में जब आप नीचे आओगे तो देखो ये लिखा हुआ कैनोनिकल, मतलब ये डिफरेंस है एक HTML में एसईओ करने का ऑन साइट और एक वर्डप्रेस की साइट पे। अब आप देखो यहाँ कोडिंग नहीं है, अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, URL। सो बेसिकली यहाँ पर वो कौन सी चीज पूछ रहा है, आपको समझ आ रही है? यहाँ पर वो ये सिर्फ ये कह रहा है आपको लिख कर दे दो, मुझे क्या लिख कर दे दो बस, और कुछ नहीं मांग रहा। वो हमने इतना लंबा चौड़ा टैग उसमें नहीं लगाना, वो कहता है इसके अलावा सिर्फ आप URL, ठीक है। और एक और चीज याद रखेंगे, अगर आप चाहते हो कि स्ट्रांगली आप काम करो तो जब तक आप कोडिंग में एक्सपर्ट नहीं हो आप स्ट्रांगली नहीं कर सकते, और ये कोडिंग भी जाकर हम उस पर एंटर कर सकते हैं, मतलब कोडिंग वाला मेथड भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो आपको कोडिंग में एक्सपर्ट होना चाहिए ताकि आप उसकी कोडिंग को रीड कर सकें और उसमें कहीं एडिटिंग करनी हो तो आप एडिटिंग कर सको। चलो जी आ जाते हैं वापस। आगे ये कोड टर्म आ गया, इसको भी समझ लेते हैं, वो टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं जो अब बताने लगा उसको इससे मिक्स नहीं करना हमने, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है जी, मेटा। अब ये जो मेटा टैग्स हैं, ये कौन से टैग्स हैं, जो माइक्रो इंफॉर्मेशन मैं क्राउलर को देना चाहता हूँ, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं मेटा टैग से दे रहा होता हूँ। और मेटा टैग्स कहाँ पे प्लेस हुए होते हैं, हेड में प्लेस हुए होते हैं। आपने देखा ना, कल हमने देखा था मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन, हम कल डिस्क्रिप्शन बना रहे थे, ठीक है। तो ये सारे के सारे टैग्स कहाँ पर होते हैं, हेड में होते हैं। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, व्हाट इज मेटा नो इंडेक्स। The no index directive is an often used value in a meta tag that can be added to an HTML source code of a web page to suggest search engine not to include that particular page in list of search results. इसका क्या मतलब है, कहता है ये एक मेटा टैग है नो इंडेक्स का, नाम से डाला हुआ है। अब मिसाल के तौर पर मैं अभी किसी एक वेबसाइट पे कुछ थोड़ी सी मेंटेनेंस कर रहा हूँ, तो मैंने कुछ देर के लिए उसको इंडेक्स नहीं करवाना, यानी मैं नहीं चाहता कि वो सर्च रिजल्ट्स में आए, क्योंकि अभी अंडर मेंटेनेंस है, उसमें मैं कुछ चेंजेस करने लगा हूँ। तो कहता है अगर आप कुछ देर के लिए किसी पेज की इंडेक्सिंग को ऑफ करना चाहते हैं तो आप मेटा का ये वाला टैग उस पेज के अंदर लगा दें। ये परमानेंट नहीं है, यानी कि लॉन्ग टाइम नहीं है। इसके वैसे हम पूरी वेबसाइट को बताएंगे कि भाई वेबसाइट को इंडेक्स करना है कि नहीं करना, लेकिन ये हम पार्टली कह दिया है, उधर कह दिया हमने कि सारी वेबसाइट को इंडेक्स करो, लेकिन इस पेज पे आकर कह दिया कि भाई इसको भी रोक दो, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको इंडेक्स नहीं कर रहा, ठीक है। सो इसे हम बोलते हैं नो इंडेक्स। इसे लिखने का क्या तरीका जी, मेटा नेम इक्वल्स टू रोबोट। ये रोबोट का क्या मतलब है, रोबोट क्राउलर, स्पाइडर, ये हमारा रोबोट है जिसको मैं क्राउलर का कहता हूँ ना, क्राउलर बार बार कर रहा हूँ, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, रोबोट होता है, और इसका नाम क्या है, गूगल बोट। मैंने चाहूँ तो मैं इसको रोबोट लिख दूँ और चाहूँ तो मैं गूगल बोट लिख दूँ। अब रोबोट्स में और गूगल बोट लिखने का क्या फर्क होगा, रोबोट का मतलब होगा कि भाई जितने भी क्राउलर हैं सारे, वो याहू का भी हो सकता है, वो एमएसएन का भी हो सकता है, वो गूगल का भी हो सकता है, लेकिन गूगल बॉट का क्या मतलब है कि इस वक्त मैं सिर्फ गूगल को स्टॉप कर रहा हूं। कंटेंट इक्वल्स टू
नो इंडेक्स, मतलब इस तरह आपने इसको, ये भी कहां पर आएगा, मेटा है, 100% कंफर्म है, मतलब जिसका टैग के साथ लग गया मेटा और वो किसी ने बॉडी में फिट किया हुआ है तो समझ लेते हो तो गलत हुआ है। मेटा को हमेशा कहां पे फिट होना है, हेड वाले पोर्शन में, ठीक है। चलो जी, ये एक बात हमारी खत्म हो गई, इसको मैं करता हूं बंद और दूसरी स्लाइड पे आ जाते हैं। दूसरी कौन कौन सी मैंने दो रखी हुई हैं, एक 404, चले पहले 404 को देखते हैं। अच्छा, 404 एरर पेजेस, अक्सर आप देखते हो किसी वेबसाइट को खोलो तो स्क्रीन के ऊपर बड़ा सा 404 लिखा हुआ आ जाता है। इसका देखा है कभी कि नहीं, ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ कि किसी वेबसाइट पर जाएं और उसके साथ 404 का एरर पेज आ जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ आकर, इस पे नहीं आ रहा, ये भी अच्छा, और 404 एक एरर पेज है। इसका क्या मतलब होता है कि एक पेज को, जब एक पेज सर्वर पे पहले पड़ा हुआ था और उसे क्लिक करके आप उस पेज तक पहुंच जाते थे, अब वो पेज वहां पर मौजूद नहीं है, तो ये 404 का एरर जनरेट हो रहा है। अब ये एरर अगर किसी मसले की वजह से हुआ, मिसाल के तौर पर जैसे कंपनी ने आपकी वेबसाइट सस्पेंड की हो कि भाई आपकी डेट आ गई है, तो आपका अकाउंट डिसेबल हो जाता है लैब में। जब आपकी ड्यूज पेंडिंग हो तो उनके अकाउंट को उन्होंने रोका होता है कि आप अगर ड्यूज है फिर आप लैब कीजिएगा। इसी तरीके से कंपनी वाले भी अकाउंट को सस्पेंड कर सकते हैं। ये तो टेक्निकल रीजन, ये तो रीजन जैसे ही वो पेमेंट करेंगे वापस रिस्टोर हो जाएगा, लेकिन कुछ और वजूहात भी हैं जिसकी वजह से 404 का एरर पेज हमें आ रहा होता है। मैं देखता हूँ अगर मुझे इस वक्त कोई नजर आ जाए। अब ये क्यों आएगा, 404 का एरर पेज क्यों आएगा? हमने एक वेबसाइट बनवाई, उस वेबसाइट पे एक तो हमारा होम पेज है, उसके अलावा और भी टैब बने हुए हैं उसमें बहुत सारे। तो होम पेज तो ऑटो लोड हो रहा है हमारा, बाकी के लिंक्स के साथ चल रहे हैं, चाहे वो मेन्यू पे लिंक बना हुआ है, चाहे वो किसी इंटरनली जगह पर लिंक बना हुआ है। अब हो क्या है कि वेब डेवलपर ने क्या किया, वेब डेवलपर जब काम कर रहा था उसने कोड लिखा ना, एक एंकर का टैग लगाया, हमने सीखा था, AHF लगाया था उसने, तो उसमें एक फाइल का नाम दिया। उसके बाद यहाँ पर उसने एक नाम लिख दिया abc.html फॉर एग्जाम्पल, और उसके बाद जो फाइल है, एक्चुअली जो फाइल पड़ी हुई है, उसका नाम पहले तो abc.html था, लेकिन बाद में किसी भी वजह से मे बी ऑप्टिमाइजर ने कहा कि भाई इसको कीवर्ड पे रख लो, तो उसने क्या किया, कीवर्ड का नाम लगा दिया। अब दोनों में कंफ्लिक्ट आ गया, एक जगह पर abc लिखा हुआ है, एक जगह पर एंटी टेस्ट लिखा हुआ है। अब जब वो abc पे क्लिक करेगा तो वो किसे ढूंढेगा, abc को, abc तो नहीं है वहां पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेवलपर को ये देखना है कि जब वो कोडिंग में फाइलों के नाम चेंज करे तो फिजिकल लोकेशन पे भी रीनेम करे, और जब फिजिकल लोकेशन पे फाइलों के नाम चेंज करे तो कोडिंग में भी चेंज करे। यानी ये एक रीजन है जिसकी वजह से 404 का एरर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं आप में से किसी को अपने घर का एड्रेस दूं, भैया आपने मुझे मिलना होगा तो इधर आइएगा, और आप उधर जाए तो उधर एक ग्राउंड हो, तो अजीब सा लगेगा कि भैया तो एड्रेस घर का था, ये कहाँ आ गया। बिल्कुल इसी तरह जब आप इधर एक लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो आप उसको एक एड्रेस दे रहे हैं, जब वो एड्रेस तक नहीं पहुंच रहा आपका यूजर, तो गूगल को ये बात भी बुरी लग रही है, ये बात भी SEO के अगेंस्ट जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक SEO के बंदे को ये भी चेक करना है, क्या चेक करना है SEO के बंदे ने कि भाई इस पे 404 के एरर्स तो नहीं जनरेट हो रहे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि उसमें थोड़े लिंक्स हैं तो ये काम तो आसान है, लेकिन अगर उसमें लिंक्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो तो वो एक लिंक चेक करते हुए भी बहुत टाइम लग जाएगा उसको, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास टूल्स होते हैं, उनकी मदद से हम ये चीज़ें चेक कर सकते हैं जी। ये जो फाइल है इसके अंदर उन टूल्स के लिंक मैंने दिए, आपको समझ में आ गया ना 404 एरर क्या होता है जी। इसके अंदर अगर आप देखो एक लिखा हुआ आ रहा है ब्रोकर, ये जितने भी हाईलाइट हुए हैं ये सब लिंक्स हैं, और ये टूल्स हैं, ऑनलाइन टूल्स हैं और फ्री टूल्स हैं, पेड नहीं है। एक पे लिखा हुआ आ रहा है ब्रोकन लिंक चेकर, एक पे लिखा हुआ आ रहा है AHREF ब्रोकन लिंक्स चेकर, ठीक है, और एक पे लिखा हुआ आ रहा है डेड लिंक चेकर, ठीक है। नामों से अंदाजा हो रहा है कि लिंक्स को चेक करेगा। मिसाल के तौर पर मैं AHREF जो है ना, ये सबसे अच्छी वेबसाइट है लिंक बिल्डिंग के कामों के लिए, और सबसे एक्सपेंसिव भी है, मतलब इसके पेड टूल्स अगर हम बाय करें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। लेकिन जो इनकी
फ्री सर्विसेज हैं, अगर हम उनको यूज़ कर रहे होंगे तो फाइन, उसमें तो आपका कोई खर्चा नहीं है। ये देखें जी, मैंने लिंक पे क्लिक किया है, जी आगे लिंक्स पे, साइट पे आगे, यहां पर मैं 2-3 वेबसाइट्स के नाम लिख देता हूं। बिल्कुल उसी तरह इसका नाम लिखें जी, क्या लिखा हमने, stars.edu.tk, और ये क्या लिखा हुआ है, मैंने एक URL दिया। बेसिकली ऐसे SEO एक्सपर्ट मैंने क्या करना है कि सबसे पहले जब मेरे हाथ में कोई वेबसाइट आएगी तो मैं चेक करूंगा तो इसमें लोकल यूज करेंगे। अब मैं जब कोई बात करता हूँ मैं हमेशा उसी की बात करता हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि ये सारे टास्क आपने चेक करने हैं जब आपके पास किसी वेबसाइट के SEO के लिए आएगा काम। इस काम को हम बोलते हैं SEO ऑडिट, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, वेबसाइट का SEO ऑडिट कर रहे हैं कि भाई वेबसाइट के ऊपर क्या क्या काम हुआ है और क्या क्या काम नहीं हुआ जो हमने करना है। तो जब भी आपने काम शुरू करना होगा तो पहले SEO ऑडिट करेंगे तो क्या होगा, आपके पास एक चेकलिस्ट ही बन जाएगी कि भाई ये टास्क है और ये टास्क अभी होने वाले हैं। ठीक है, लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूं, क्लिक हुआ कि नहीं हुआ, एक बार फिर कर देते हैं जी। ये मैसेज आ गया, आई एम नॉट रोबोट। जो हैकिंग्स भी होती है ये भी छोटे छोटे रोबोट्स बने होते हैं, छोटे छोटे क्राउलर्स बने होते हैं। गूगल का तो बहुत बड़ा क्राउलर है ना, तो ये जो वायरस वगैरह आ रहा होता है, सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, ये भी रोबोट्स के थ्रू होती है। लेकिन क्या कह रहा है, नो, कहता है इसमें कोई भी नहीं है। अगर होते तो एक लंबी लिस्ट आ जाती है आपके पास और वो सारे URLs आ रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आते हैं 200 लिंक्स, तो मैं क्या करता, यहाँ तो उसको ये कहता कि भाई इस लिंक पे जाकर देख लो और चेक करो, जो जो ब्रोकन लिंक्स हैं उनको ठीक कर लो। यहाँ उसको मैं स्क्रीनशॉट भेज देता, मैं कहता ये देखें ये लिंक्स ब्रोकन हुए हैं आपकी वेबसाइट पे, ठीक है, तो ये SEO के अगेंस्ट आ गए, तो इनको एज अर्ली एज पॉसिबल ठीक कर देना। तो वो ये देखेगा कि भाई मुझे Ahref में एंकर के टैग में जाकर चेंज करनी है कि फाइलों के नामों को रीनेम करना है। वो जैसे ही ठीक करेगा तो ब्रोकन लिंक्स खत्म हो जाएंगे। तो ये एक फैक्टर होता है ब्रोकन लिंक्स को खत्म करने के लिए। बाकी के टूल्स भी आपने देखने हैं, और जब भी आप ब्रोकन लिंक चेक कर रहे हो तो एक टूल से ना चेक करें, मैंने 3 दिया ना, तीनों लिंक से अलग अलग चेक करें, और उसके बाद जो जो लिंक्स वो दे रहा हो उनको एहतियातन आप चला कर भी देखें। यानी कि वो कह रहा है ये लिंक ब्रोकन है तो उसे क्लिक करके देखें क्या वाकई ब्रोकन है। मिसाल के तौर पर यूँ करते हैं हम कहते हैं एडमिशन जब होते हैं ओपन होते हैं तो उसके सारी एडमिशन की वेबसाइट का एक इंटरफेस आ जाता है वेबसाइट के ऊपर। अब वो जो एडमिशन ओपन हुआ है वो 1 महीना 2 महीना या 3 महीने हुए हैं, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने फाइल भी रीड कर दी कि भाई आप जब नहीं बनाएंगे तो नहीं आएंगे, लेकिन एंकर में वो टैग लगा और एडमिशन ओपन। अब जब कोई बता एडमिशन ओपन पर जाएगा और उसको फाइल नहीं मिलेगी होगा बाद में जब उसका सीजन भी गुजर चुका होगा, तो वो उसके लिए वो लिंक ब्रोक हो चुका है। तो ये काम एक डेवलपर का है कि उसने इन चीज़ों को देखना है, या SEO वाला बंदा देख रहा होगा इन चीज़ों को, और टाइम टू टाइम मैनेज भी कर रहा होगा। मतलब आपको ये तो पता लग गया ना कि एक दो उसने देख लिया, लिंक्स रिमूव हो गया, हो सकता है महीने के बाद फिर कोई ऐसी एडिटिव हुई वेबसाइट में फिर लिंक्स आ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको टाइमली देख